वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। अब से पहले हमने डायग्नोस्टिक सिस्टम पढ़ा था, पाचन तंत्र, जो हमारे अध्याय 2 का पहला भाग था, पहला चैप्टर था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बाद में अगला जो आता है वो आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में आपको बता दें कि अब तक 8th क्लास तक की एक धारणा बनी रहती है कि श्वसन प्रत्येक जीव करता है, चाहे वो जो भी सजीव हैं। सजीवों के क्या लक्षण होते हैं कि जो पाचन, श्वसन, जनन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि आदि दर्शाते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। जो सारी इन प्रक्रियाओं को करते हैं सजीव कहलाते हैं। तो अब धारणा ये होती है कि भाई पेड़ पौधे भी सजीव हैं और जंतु भी सजीव हैं। ये चलायमान है और वो स्थिर होते हैं, लेकिन दोनों ही सजीव हैं। तो फिर पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, तो सब कहते हैं कि हाँ भाई श्वसन क्रिया करते हैं पेड़ पौधे। अब प्रश्न ये आता है कि भाई श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। यदि पूछा जाए जंतुओं के बारे में, तो प्रत्येक छोटी क्लासों से भी बच्चा बता देगा कि भैया हम O2 तो लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों की बात आती है कि भाई पूछते हैं कि पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो सभी कहते हैं साहब पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब जंतुओं की बात आती है तो CO2 छोड़ते हैं। जब श्वसन क्रिया की बात आती है तो श्वसन क्रिया तो पेड़ पौधों में भी वही होती है और जंतुओं में वही होती है। तो ये एक ऐसी गलत धारणा 8th क्लास तक बन जाती है छोटी क्लासों में कि भाई पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। तो यूं पूछा जाए कि श्वसन क्रिया में क्या छोड़ते हैं, तब भी ऑक्सीजन। ये पूछा जाए कि तो ऑक्सीजन केवल और केवल वो भोजन प्रक्रिया में छोड़ते हैं। पेड़ पौधे हों या कोई भी सजीव हो, अमूमन कुछ एकों को छोड़ करके वो सब श्वसन क्रिया में CO2 गैस ही छोड़ते हैं। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में CO2 गैस छोड़ते हैं और जंतु भी श्वसन क्रिया में CO2 गैस छोड़ते हैं। CO2 गैस अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो श्वसन क्रिया, वो दिन रात प्रत्येक क्षण चलती है। जबकि भोजन बनाने की प्रक्रिया केवल सूर्य के प्रकाश के समय ही होती है, दिन के समय में होती है। और जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो भोजन के समय वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। बाकी श्वसन क्रिया चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, प्रत्येक क्षण हो, वो श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया के दौरान CO2 ही छोड़ते हैं। अब हम चल रहे हैं इसके बाद में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सबसे रुचिकर प्राणी है तो वो है मानव। तो हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारा सबसे रुचिकर विषय है। हम इसी के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, जानना भी चाहते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र में मैं आपको बताऊं कि मानव श्वसन तंत्र के मुख्य रूप से भाग हैं। इससे अगले जो क्लास होगी उसमें मैं चित्र बना करके प्रत्येक भाग के बारे में विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा कि ये भाग यहां पर पाया जाता है, ये भाग यहां पर पाया जाता है। चित्र बनाने की कला भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं केवल उसके भागों का, इस क्लास में उसके भागों का वर्णन कर रहा हूं कि कौन कौन से भाग होते हैं श्वसन तंत्र के और उन भागों के क्या कार्य हैं। यदि हम उन भागों का वर्णन कर लेंगे, एक बार हमको चित्र याद हो गया तो हम आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। निश्चित रूप से निसंकोच से, निडरता से और कॉन्फिडेंस के साथ हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र और एक निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र जो कंठ तक के भागों को लिया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र में नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र, ये ऊपरी श्वसन तंत्र में आते हैं। सबसे पहले नासिका। नासिका हमारे नासावेश में होते हैं 2, जो एक पतली झिल्ली से मिलकर बना होता है। एक पतली हड्डी होती है और झिल्ली से मिलकर के नासावेश में 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जो आगे जाकर के नासाग्रसनी में खुलते हैं। तो नासावेश में, नासाग्रसनी में खुलते हैं। इनके बीच में पतली केशिकाएं होती हैं, रुधिर की केशिकाएं, रोम्स पाए जाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं और श्लेष्मा पाई जाती है, जो क्या करती है, वायु को शुद्ध छानने का कार्य करती है, जिसमें फफूंद, परागकण, धूल, मिट्टी आदि ये सब अशुद्धियां रह जाती हैं और वायु शुद्ध होकर के हमारी नासाग्रसनी में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार नासिका प्रथम अंग है श्वसन का, यहीं से स्टार्ट होता है और ये बाहर से दिखने वाला अंग भी है श्वसन का। नासावेश में होते हैं, नासावेश में आगे जाकर के नासिका गुहा में खुलते हैं, नासा गुहा से नासाग्रसनी में प्रवेश कर जाता है। अब मुख के द्वारा भी श्वसन क्रिया कर सकते हैं और यह द्वितीयक अंग है, लेकिन मुख श्वसन का अंग नहीं है, केवल सहायक अंग है। मुख के द्वारा किया गया श्वसन
घातक होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि मुख के द्वारा भी मुख ग्रसनी में सीधा खुलता है। मुख गुहा जो है वो मुख ग्रसनी में खुलती है। मुख के द्वारा की गई श्वसन क्रिया में धूल, परागकण, कीटाणु, बैक्टीरिया, फफूंद जो भी है वो सीधे ही हमारे प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी बात, हमारी जो वायु गर्म है वो ठंडी नहीं हो पाती, जो ठंडी वायु है वो गर्म नहीं हो पाती, उसे पूरा समय नहीं मिल पाता। नासावेश में एक ऐसी संरचना है जिसमें गर्म वायु अंदर जाके ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसे लंबा समय मिलता है, और ठंडी वायु, अत्यधिक ठंडी वायु गर्म हो जाती है, तो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वायु का टेम्परेचर हो जाता है। तो मुख जो है द्वितीयक अंग है श्वसन का, लेकिन प्रमुख रूप से स्वस्थ मनुष्य के लिए सदैव नासिका के द्वारा ही श्वसन क्रिया करनी चाहिए। नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी खुल जाता है। मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, ग्रसनी को 3 भागों में बांटा गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी कह दो या अधोग्रसनी कह दो, ये 3 ग्रसनियां हैं। तो कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी नासावेश में जाके नासा ग्रसनी में खुलता है, मुख ग्रसनी में खुलता है, और इसके बाद में इसका जो लास्ट का हिस्सा है वो कंठ ग्रसनी है, अधोग्रसनी है। अधोग्रसनी में वायु 2 भागों में बढ़ जाती है। यहां से 2 हिस्से होते हैं, एक तो भोजन नली और एक श्वास नली। यहां पर घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस होता है। घाटी ढक्कन ये सुनिश्चित करता है कि भोजन भोजन नली में जाए और वायु श्वसन नली में जाए। यदि ऐसा कई बार होता भी है तो हमें एक धांस आती है। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी भी गलती से किसी प्रक्रिया के माध्यम से भोजन नली में न जाकर के श्वसन नली में जाता है तो हमें अचानक एक धांस सी आती है। तो ये जो एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन है, ये सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में ही जाए। इसके बाद में स्वरयंत्र आते हैं जिनमें बलपूर्वक वायु को प्रवेश कराया जाता है। ये उपास्थि के बने छल्ले होते हैं, उपास्थि के होते हैं कोमल, जिनमें झिर्रियां होती हैं, इन्हें बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्पष्ट रूप से दिखता है। पुरुषों में थोड़ा बड़ा होता है और महिलाओं में कम होता है, उनमें दिखाई नहीं देता, पुरुषों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में आता है, ये तो हो गए ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग। मैंने आपको बता दिया नासिका की संरचना 2 वेश में होते हैं, इसमें रोम होते हैं, इसमें श्लेष्मा होती है, पक्षमाभ होते हैं, रक्त की पतली पतली बहुत पतली महीन केशिकाएं पाई जाती हैं जो वायु को छानने का कार्य करती हैं। उसके बाद में मुख आ गया, ग्रसनी आ गई, स्वरयंत्र आ गया। अब आ गया निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र का यदि अपन अध्ययन करें तो सबसे पहले श्वास नली। जैसे ही ग्रसनी से जो श्वास नली निकलती है वो नीचे फेफड़ों में, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और इसमें उपास्थि के सी आकार के छल्ले होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि ये यहां से ये छल्ले होते हैं, तो ये छल्ले इस प्रकार होते हैं, सी आकार के छल्ले। ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं? उपास्थि के छल्ले। और प्रमुख रूप से हमारे शरीर में उपास्थि कहां पाई जाती है? हमारी कर्ण में, हमारे कर्णों में, नासिका में और हमारी श्वास नली में। ये सी आकार के छल्ले इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं ताकि वायु मार्ग निपतित ना हो। अर्थात यदि मान लो किसी कारण से यहां पर वायु नहीं है तो ये पिचक जाए तो फिर हमें परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए सी आकार के छल्ले इसको पिचकने से रोकते हैं और वायु मार्ग सुदृढ़ बना रहता है। इसे आगे जाकर के यदि इस नलिका को अपन देखें तो ये आगे जाकर के 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ये श्वास नली। तो श्वास नली प्रमुख रूप से इसमें उपास्थि के बने छल्ले होते हैं जो वायु को एक ही मार्ग में जाने देते हैं, आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है। इसे कहते हैं श्वसनी। श्वसनी एक दाएं फुफ्फुस में और एक बाएं फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती है। दाएं फुफ्फुस थोड़ा छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है, और पुरुषों के फेफड़े महिलाओं के फेफड़ों से थोड़े बड़े होते हैं। आगे जाकर के ये क्या हो गई? श्वास नली हो गई। श्वास नली के बाद में श्वसनी। श्वसनी में एक दाईं श्वसनी, एक बाईं श्वसनी, एक दाईं फुफ्फुस में जाती है, एक बाईं फुफ्फुस में जाती है। श्वसनी आगे जाकर के और पतली पतली भागों में बढ़ जाती है, पतले पतले भागों में, तो इन्हें कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर द्वितीयक श्वसनी में, और द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के तृतीयक श्वसनी में, छोटी छोटी श्वसनिकाओं में, श्वसनियों में विभक्त हो जाती हैं। तो इन्हें प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी और आगे जाकर के एक वृक्षनुमा संरचना धारण कर लेती हैं जिन्हें तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी आगे जाकर के और पतली नलिका में विभाजित हो जाती है। जो और पतली नलिका में विभाजित होती है उसे कहते हैं हम श्वसनी, श्वसनिका। श्वसनी हो गई, श्वसनी के बाद में श्वसनिका। श्वसनी प्रमुख रूप से प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी इसे श्वसनी हो गई, आगे जाकर के कई शाखाओं बट गई, इन्हें प्राथमिक श्वसनी कह देंगे ये वाली। और फिर और भी पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें
तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी आगे जाकर के एक पतली नलिका में विभाजित हो जाती है जिसे हम कहते हैं श्वसनिका। श्वसनिका आगे जाकर के एक वृक्षनुमा धारण कर लेती है, जिसे जैसे एक फेफड़े में ये वृक्ष का रूप धारण कर लेती है, यूं मुड़ जाती है आगे जाकर के। आगे जाकर के वृक्ष रूप धारण कर लेती है, श्वसनिका होती है। श्वसनिका जिसे इसे ब्रोंकियोल और इसे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल श्वसनिका आगे जाकर के पतली नलिका में विभाजित होता है। इसके बाद में इसके लास्ट सिरे पर एक कपनुमा संरचना बनती है, जिस कपनुमा संरचना को कहते हैं हम कूपिका। यह कपनुमा संरचना इसके लास्ट छोर पर एक कपनुमा संरचना बनती है और इस कपनुमा संरचना को कहते हैं कूपिका। इसमें विस्तीर्ण रक्त की बिल्कुल पतली पतली वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है इस कूपिका के माध्यम से। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, श्वास नली जो ग्रसनी से स्टार्ट होती है और श्वसनी में जाके इसका अंतिम छोर श्वसनी से और प्रारंभिक छोर ग्रसनी से, प्राथमिक छोर ग्रसनी से और अंतिम छोर श्वसनी से। ये 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और यहां से आगे जाकर के श्वसनी में, श्वसनी 2 भागों में बढ़ जाती है, फिर आगे जाकर के प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है, फिर श्वसनिका और पतली नलिका को श्वसनिका कहते हैं, श्वसनिका से फिर कूपिका। ये कपनुमा संरचना लास्ट में, और लगभग एक स्वस्थ मनुष्य की सभी कूपिकाओं को फैला दिया जाए तो 180 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल ढक लेती है ये सभी कूपिकाओं को। अब आ जाओ फेफड़े। मनुष्य के 2 गुलाबी रंग के मासल कोमल संरचना जो स्पंजी रूप में, जिनका आयतन बढ़ जाता है और घट जाता है। मासल कोमल गुलाबी रंग के 2 फेफड़े होते हैं जिनमें इस पतली नलिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। फुफ्फुस का संबंध मांसपेशियों से होता है और मांसपेशियों का संबंध पसलियों से होता है कि जब पसलियां खिंचती हैं, मांसपेशियां खिंचती हैं, पसलियां चौड़ी हो जाती है तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है तो ऊपर का दाब, फेफड़ों का दाब कम हो जाता है और दाब कम हो जाता है, अंतर्दाब के कारण बाहर से वायु फेफड़ों में चली जाती है। इस प्रकार ये फेफड़े हो गए। अब बात आती है श्वसन की क्रियाविधि। तो श्वसन की क्रियाविधि प्रमुख रूप से श्वसन 2 प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अपन बात करें बाह्य श्वसन की, तो बाह्य श्वसन दो प्रकार से बांटा गया है। श्वसन की क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। और तीसरा जो है श्वसन मांसपेशियां होती हैं। बाह्य श्वसन में उच्छ्वसन और निःश्वसन, इसे 2 भागों में बांटा गया है, उच्छ्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है? निःश्वसन में वायु बाहर से ली जाती है। जैसे ही मांसपेशियां खिंचेंगी तो पसलियां चौड़ी हो जाएंगी, डायफ्राम का आयतन बढ़ जाता है, डायफ्राम सीधा हो जाता है, वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्षगुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों के अंदर दाब कम हो जाता है और दाब कम हो जाता है, बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसे हम निःश्वसन कहते हैं। सारी वायु अंदर चली जाती है। जहां पर अंतर्दाब के कारण कूपिकाओं में ऑक्सीजन को ग्रहण कर ली जाती है। और आपने रक्त की संरचना में पढ़ाई होगा पिछली कक्षाओं में कि भाई हीमोग्लोबिन इससे बंध बना लेता है ऑक्सीजन से, और बंध बनाने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये हो गई निःश्वसन। उच्छ्वसन में क्या होता है कि डायफ्राम चपटा हो जाता है, आयतन घट जाता है, दाब पड़ता है, जिससे अंदर CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है कूपिकाओं में। और जब CO2 का आयतन बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगी, तो स्वतः ही CO2 बाहर निकाल दी जाती है। इसे कहते हैं हम उच्छ्वसन। इस प्रकार श्वसन बाह्य श्वसन में 2 भाग हो गए। आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन में कूपिकाओं में O2 तो ग्रहण कर ली जाती है और O2H से बंद बना करके इसमें महीन विस्तीर्ण जाल होता है, बिल्कुल पतली पतली वाहिकाओं का। तो यहां पर O2 जुड़ जाती है और O2 जुड़ करके और रक्त के माध्यम से, रक्त सर्कुलेशन के माध्यम से सभी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। और CO2 वापस इस
बाहर आ जाती है और बाहर आकर के उस श्वसन के माध्यम से नासिका के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हो गया आंतरिक श्वसन। इस प्रकार आप बच्चों श्वसन तंत्र हो गया। अगली क्लास में अपन चित्र के माध्यम से इसके अंगों के बारे में बता देंगे कि कौन कौन सा अंग क्या क्या कार्य करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एनफ फॉर टुडे।